तो वी हैव ऑलरेडी डन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी है हमने। अभी हम देख रहे हैं वीन्स लॉ। करेक्ट, ओके। तो देखो वीन्स लॉ क्या, बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये, बट इसको समझना जरूरी है। वीन्स लॉ क्या क्या, कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं आपके। देखो अगर मान लो हमें एक दूर स्टार का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। आपने देखा होगा कि सन का टेम्परेचर जितना है, उस दूर वाले स्टार, कोई दूर से स्टार, मतलब विच इज क्वाइट क्वाइट फार अवे फ्रॉम अस, हम उसका भी टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। करेक्ट, तो कैसे फाइंड करते हैं? वी फाइंड इट यूजिंग दिस वेन्स लॉ। ठीक है, तो देखो वेन्स लॉ क्या बोलता है। अच्छा, आपने भी बच्चे ये देखा है क्या कि जब आप जैसे आप मान लो एक आयरन को गर्म कर रहे हो, ठीक है, आप लोहे को गर्म कर रहे हो, तो आप देखो पहले वो जो लोहा है ना, वो पहले तो कुछ ज्यादा उसका कलर नहीं दिखता है, बिकॉज दैट मे बी नॉट इन द विजिबल रीजन ऑफ आवर स्पेक्ट्रम। बट धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, देखो उससे क्या होगा, वो रेड बन जाएगा पहले तो। फिर और गर्म करोगे तो हल्का सा, आप देखो कौन सा कलर आ जाता है उसमें, कौन सा कलर आ जाता है। और थोड़ा सा गर्म, पहले तो देखो गर्म करते हो तो हल्का सा ब्लूइश रहता है, तो हल्का सा येलोइश होता है, तो हल्का सा रेडिश होता है वो। ठीक है, और बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता है। ऑब्जर्व किया है आपने इस चीज को? तो बहुत गर्म चीज है, गर्म लोहा या एनीथिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर है, तो इट विल बी व्हाइट इन कलर। तो व्हाइट कलर का क्यों है? व्हाइट कलर सिग्निफाइज व्हाट? व्हाइट कलर इज सिग्निफाइंग कि उसमें सारे कलर्स के रेडिएशन हैं। ठीक है, सारे कलर्स के उसमें रेडिएशन है। बट उसमें भी अगर आप उसको और थोड़ा अच्छे से एनालाइज करोगे तो देखोगे एक पर्टिकुलर कलर कलर जो होगा, उसका जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज हमने एक स्टार से अलग अलग वेवलेंथ देखे। एक मान लो कोई स्टार है, ठीक है, एक दूर अर्थ से कोई बहुत दूर एक कोई स्टार है। ओके, अब इस स्टार से हमें कुछ, बिकॉज दिस स्टार मस्ट बी एमिटिंग सम रेडिएशन, ठीक है, दिस स्टार मस्ट बी एमिटिंग सम रेडिएशन। ठीक, तो अब हमने देखा कि भाई इस स्टार के से जो जो भी हमें रेडिएशन मिल रहे हैं, जो जो भी लैम्डा के जो वेवलेंथ हमें मिल रही होगी, हम उसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि वो कितना परसेंट मिल रही है हमें वो। ठीक है, करेक्ट। तो हो सकता है एक कोई दूर दूर स्टार है, उससे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है उसका इंटेंसिटी कुछ तो इतना मिला, फिर एक पट्टी दूसरी इंटेंसिटी वो हमें कुछ ऐसे मिली, इतनी मिली, करेक्ट, लाइक दैट। तो वी जस्ट नीड टू प्लॉट दैट इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ। इंटेंसिटी और लैम्डा का हमें जस्ट एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, नाउ जब आप इसको पूरा प्लॉट कर लेते हो तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा होगा, यू ऑलवेज गेट अ ऊंचाई काइंड ऑफ थिंग। आपको ऐसा ही हमेशा एक ऊंचाई मिलता है ना स्टैटिस्टिक्स में, किसी भी डेटा को प्लॉट करो, आपको हमेशा एक फ्री हैंड से ड्रॉ करोगे तो ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है, आपका एक ऐसा हो सकता है, करेक्ट। यू ऑलवेज गेट अ कर्व लाइक दिस। ठीक है, तो आपने इंटेंसिटी और लैम्डा जो अलग अलग वेवलेंथ आपको मिल रहे थे उनको प्लॉट किया, तो आपको कुछ इस तरह का एक ग्राफ मिला। ठीक है, ओके, नाउ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ये वाला जो वेवलेंथ है, ये दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम। ये वेवलेंथ का इंटेंसिटी जो है ये सबसे ज्यादा है, मतलब ये वेवलेंथ थोड़ा प्रोमिनेंट होगा ना उसमें। देखो फिर से वही बात आ गई, जब आप लोहे को गर्म करते हो तो जब वो रेड दिख रहा है बच्चों आपको, तो ऐसा नहीं कि उसमें येलो कलर नहीं, उसमें ग्रीन कलर नहीं, बट रेड कलर इज मोर प्रोमिनेंट। उसमें ग्रीन कलर भी है, येलो कलर भी, ऑरेंज कलर भी है। ठीक है, बट दैट रेड कलर जो है ना, वॉयलेट कलर भी उसमें इम्पैक्ट, करेक्ट, बट दैट रेड कलर इज मोर प्रोमिनेंट ओवर दैट। ठीक है, रेड कलर जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए हमें रेड कलर हम उसको देख पा रहे हैं। हम ग्रीन येलो हम इतना उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ठीक है, बट जब आप उसका एक उसमें एक्चुअली में जब आप उससे कौन कौन से आपको रेडिएशन मिल रहे हैं,
उसका की इंटेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ देखो तो देखो उसमें येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी है उसमें, उसमें अल्ट्रा वायलेट भी है, उसमें इंफ्रारेड भी है, ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है वो भी है उसमें। तो ऐसे ऐसे आपको कई सारे वेवलेंथ मिलेंगे। तो ये क्या बोलता है वीन्स लॉ बोलता है कि ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली ना तुम्हें, ये जिस लैम्डा के लिए भी मिली तुम्हें, इसको उसने बोल दिया ये लैम्डा एम होगी। ये इसमें क्या बोल दिया, लैम्डा एम होगी। ठीक, तो वीन्स लॉ बोलता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। वो इतना सिंपल सा लॉ होती है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी यहाँ पर क्या होगा, बी विल बी अ वीन कांस्टेंट। ठीक है, बी इज अ वीन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.288। व्हाट विल बी द यूनिट फॉर वीन कांस्टेंट, मीटर केल्विन। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, दिस इज 0.288 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.288 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर इंटू 10। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये फिक्स जी सर वैल्यू फिक्स समझा। है, समझा ना? तो ये वैल्यू फिक्स है, ये v की वैल्यू फिक्स है हमेशा। अब आपको स्टार से जो भी आपको जिस भी वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उस वेवलेंथ को ले लो और इंटू टी कर दो। तो इस तरह से आप स्टार का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट सन का भी टेम्परेचर हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट किसी बच्चे को यहाँ पे? अब मुझे जल्दी से बताओ, किसका वेवलेंथ ज्यादा, किस वेवलेंथ के लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा आपका? एक रेडिएशन है, उसमें आपको देखो एक ऐसा ऐसा मिला कुछ, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं। तो अभी ऐसा समझो, ये हो गया मान लो मेरा, ये मान लेते हैं इसको लैम्डा m1, इसको मान लेते हैं लैम्डा m2। किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये T1, T2 एंड T3। यस, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज लैम्डा। किसका सर T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा। T1 सबसे ज्यादा होगा, क्यों? सर क्योंकि वो फॉर्मूला में दिख रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसमें ये पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि किसका लैम्डा ज्यादा। बट देखो अभी आपने 20 का पढ़ा इसलिए आपको समझ में आ रहा है, पर जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ के जाओगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ के जाओगे, पूरी मैथ्स पढ़ के जाओगे, तब ये सब चीजें इतनी इजीली रिकॉल नहीं हो पाती। मेरे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यस, तो ऑब्वियसली T1 will be more। T1 क्यों more है, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा m, so we can say T1 is greater than T2 is greater than T3। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आई होप आप कर लो। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका, जल्दी से इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यस बच्चों, इसका कितना आ रहा है? तो सब बच्चों का ए आ रहा है।
गुड। तो देख लेते इसको सॉल्व करके। तो क्या बोले, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड एट 900 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर। तो बस अभी सिंपल एक्चुअली यहाँ पे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, लैम्डा इंटू टी, लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2। तो लैम्डा 1 कितना हो गया, 4 हो गया, टी 900 हो गया, लैम्डा 2 में फाइंड करना है और 1200। तो 4 3 are 12, 3, so lambda 2 is equal to 3 होगी। ठीक है, तो इसके ऐसे सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। चलो अच्छा, तो इसके आई होप आप क्वेश्चंस कर लोगे। आई विल गिव यू द शीट आल्सो। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अभी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट ऊपर की जाए। हाँ, मतलब लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2 करना है आपको। ठीक है, ये वैल्यूज में पुट करोगे तो आप, ठीक है ना। चलो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग देखते हैं जल्दी से। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग किससे आ रहा है, अपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आ रहा है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आ रहा है। तो अभी देखो हमने क्या देखा, व्हाट वी सॉ अवर दिस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एक्चुअली में इट वाज E सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4। तो देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट तो ये बता रहा है कि इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट, जब आप इसको केवल, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको क्या बता रहा है कि ये क्या है आपका, ये इतने हीट जो है रेडिएट आउट हो रही है आपकी, दिस मच हीट इज रेडिएटिंग आउट। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या बता रहा है आपका, ये कंपोनेंट बता रहा है इतनी हीट जो है इट इज रेडिएट, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग बच्चों आपको याद है, दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग जो था, इट वाज फॉर जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब ये तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो सकता है, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। बट न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग जो था, हमने जो देखा था, दैट वाज फॉर वेरी लेस टेम्परेचर, जैसे हो सकता है 60 से 60 डिग्री सेल्सियस, या आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 20 डिग्री सेल्सियस, लाइक 100 डिग्री सेल्सियस ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर का 25 हो गया, लाइक। तो बहुत ज्यादा जितना ज्यादा यहाँ पर आप जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर लोगे उतना फिर आपका एक्यूरेसी घट जाएगा। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का समझ में आ रही ना बात। तो ये जो था बच्चों, ये बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए था। तो यहाँ पर हम P को देखो कैसे लिख सकते हैं, क्या हम P को यहाँ पर, P को हम T नॉट प्लस डेल्टा T लिख सकते हैं। P को हम T नॉट प्लस डेल्टा T लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए है। तो E सिग्मा A को T नॉट प्लस डेल्टा T लिख दो, माइनस T नॉट, सॉरी ये 4 हो, मैं बार बार स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो, अब जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो ना, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक काम करो, आप इसको ऐसे कुछ तो लिख लो, ई सिग्मा ए, और यहाँ पे टी नॉट टू द पावर 4 1 प्लस सिग्मा टी बाई टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्यों बोला ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग इज मेंट फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो एजम्पशन करने वाले हैं वो बायनोमियल का एजम्पशन है। ठीक है, तो अब देखो, आपको मालूम होगा एक बायनोमियल में एक ये रिलेशन है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड एक्स इज मच मच स्मॉलर देन, एक्स की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही ये एक्सप्रेशन, उतना ही एक्यूरेट होगा ये एक्सप्रेशन ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही एक्सप्रेशन एक्यूरेट एक्यूरेट होगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन, अगर ये हम बाइनोमियल का ये वाला थ्योरम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ई सिग्मा है, पता है ना सब बच्चों को, ये बाइनोमियल हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो 1+4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस टी नॉट पावर 4। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ ये चला जाएगा और तुम्हारा फाइनली जो बच जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन दैट विल बी ई सिग्मा ए टी नॉट क्यूब, और यहाँ पे ले लो इनटू डेल्टा। ये क्या है मेरा, दिस इज यू। ठीक है, दिस इज आवर यू। ठीक है, ओके चलो, तो चलिए, तो ये समझ में है ना सबको। अब न्यूटन का जो कूलिंग क्या बोलता है कि जो कूलिंग जिस रेट से हो रहा होगा, करेक्ट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, जिस रेट से टेम्परेचर, देखो आपने ये वाला एक्सप्रेशन देखा होगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट के इनटू टी माइनस टी नॉट। ये था ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अगर आपको याद होगा तो। तब हम यहाँ से ये कैसे लेके आएंगे, तो बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो पहले तो देखो ये चीज आपको समझ में आई यहाँ, ये इस स्टीफेंस लॉ से ये कैसे आ गया, स्टीफेंस लॉ से यहाँ पर कैसे आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यू जो है मेरा क्या है, यू मेरा है डेल्टा क्यू, या ठीक है क्यू ले लेते हैं, क्यू बाई टी इट इज इक्वल टू 4 ई सिग्मा ए टी नॉट। ये सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे मेरे, ये सब चीजें कांस्टेंट है, ये डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है मेरा, देखो ऊपर डेल्टा टी मैंने डिफाइन किया था, डेल्टा टी क्या था, डेल्टा टी वो टी माइनस टी नॉट। ठीक है, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर इसको हम ये ले लेते हैं डी टी, इसको हम डी टी ले लेते हैं, डी टी बाई डी टी, ये रेट है ना डी टी, तो एम टी डी टी अपॉन दिस डी टी इक्वल टू 4 ई सिग्मा ए टी नॉट क्यूब। बिकॉज, और यहाँ पर देखो ये जो होगा मेरा, ये क्योंकि कूलिंग है इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाता था। आपको याद है नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि डी टी बाई डी टी एक्चुअली नेगेटिव होगा, ये कूल हो रहा है ना भाई, कूल हो रहा है, कूल हो रहा है मतलब क्या, टाइम के साथ साथ आपका टेम्परेचर अगर आपने ऐसे लिया तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही आने वाला है, कूलिंग का ग्राफ है ये। ठीक है, इसलिए इसको हमने, जो स्लोप है मेरा ऐसा जा रहा है, इसका स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव डी टी बाई डी टी का, तो दिस स्लोप हैज टू बी नेगेटिव। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यही अपना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर आता है, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ले लो यहाँ पर इंटू, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को आप माइनस के टी माइनस टी नॉट ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो जो टेम्परेचर था ये टी, ये जो टी था यहाँ पर, इसको आप याद है कैसे लिखते थे, वी शुड टेक एवरेज ऑफ टू टेम्परेचर। अगर मान लो उसको 10 डिग्री सेल्सियस से कूल होने के लिए, मतलब अगर इसको 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 कैसे जाएगा, 20 से 10 हो रहा है मान लो, या ऐसे समझो 25 डिग्री सेल्सियस से ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल हो रहा है, तो कूलिंग मतलब कमी, टेम्परेचर कम ही होता रहेगा ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या लोगे आप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी, देखो किसको याद है, टी की वैल्यू क्या लोगे, टी की वैल्यू हमेशा इसका एवरेज लेते थे ना, मतलब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, तो इसके बीच वाली वैल्यू लेते हैं हमेशा। ठीक है, इसके बीच वाली विच इज इन दिस केस विल बी 22.5 डिग्री सेल्सियस। ये आप इसका एवरेज निकाल के भी ले सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई? यस सर। इस पर एक क्वेश्चन करोगे क्या? सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पर भी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। आज से तो कुछ नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करते, फिर अपन इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? इसका जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। एलजीबी में भी 5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। तो बस एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी मान लो यहाँ पे टी है तो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट क्या है पहले तो ये समझ लो आप। इस क्वेश्चन को करने के पहले न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के पी माइनस पी नॉट, ठीक है? तो ये जो टी है, टी माइनस टी नॉट, ये जो टी हम लेते हैं क्या लेते हैं, टी मान लो टी वन प्लस टी टू बाई, ठीक है, दिस इज माई टी। हाँ सर, टी नॉट मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ, टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा टी वन माइनस टी टू बाई टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको बड़ा टेम्परेचर लेना होगा, यहाँ पे छोटा टेम्परेचर लेना होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी इसको क्वेश्चन करो तो और क्लैरिटी है। इसको टी टू माइनस डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस पीछे। तो ये जब आप इसको एक्चुअली में निकालोगे ना तो ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी। तो निगेटिव निगेटिव प्रोबेबली दे विल काइंड ऑफ कैंसिल आउट। तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा यहाँ पर भी। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? जैसे ये यहाँ पर कूलिंग कूलिंग हो रहा होगा, कूलिंग का मतलब हो गया इनिशियल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर। मतलब हो सकता है ये इनिशियल टेम्परेचर आपका था 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, लाइक ऐसे आपको तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका डी टी बाई डी टी। देखो इस वाले पार्ट के लिए जो डी टी बाई डी टी है ये कितना आया, माइनस के 62 टू 50 डिग्री का। तो 62 टू 50 मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना नहीं पता, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं टी नॉट, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 62 टू 50 कितना हो गया 50, 62 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना 61 हो जाएगा ना, नहीं 51, 51 एक्चुअली 51 कैसे होगा, कितना होगा जल्दी जल्दी बताओ। 56 हो जाएगा, ठीक है? दिस इज 56 माइनस टी नॉट। अच्छा इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस लेट अस राइट इट लाइक दिस डेल्टा टी बाई टी। तो इसको मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डी टी बाई दिस थिंग इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डेल्टा टी बाई टी, ठीक है? तो डेल्टा टी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा 50 माइनस 62 इन 10 मिनट, ठीक है? चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे 10 मिनट में क्या हो रहा है, अभी माइनस के 42, 50 से अभी 42 पे आ गए, 50 से अभी 40। तो इसका देखो 50 और 42 का मिड पॉइंट क्या होगा, 50 और 42 का जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, ऑलमोस्ट 50 और 42 का मिड पॉइंट कितना होगा, 42 कितना 46 होगा, ये 46 होगा। 46 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू
कितना हो गया 40 50 से 42 ना, तो 42 माइनस 50 अपॉन 10। अब देखो मैं हमें क्या करना है, टी नॉट फाइंड करना है। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। we can just divide these two expressions, तो मुझे क्या मिलेगा 56 minus P naught, 46 minus P naught equals to 50 minus 62 is 8 ना, ये 8 है, minus 8 आएगा, ये 8 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी मेरा 8 आ गया, दिस इज आल्सो 8। ठीक है, तो ये तो 1 आ रहा है मेरा, यहाँ पर देखो 56 minus P naught is equal to 40 कुछ गड़बड़ होगी क्या, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना फिर। कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 8 इट शुड बी 12, सॉरी फॉर, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, अभी आ जाएगा ना, अभी ऐसे नो प्रॉब्लम सॉल्व। तो 4 2 is 8, 4 3 is 12, 3/2 हो गया 1.5 टाइम्स, तो 56 minus P naught twice equal to 3 into, तो सॉल्व करके देख लो कितना है, 2 into 56 minus 3 into 46 equals to 2 T naught इधर पे गया तो 8 T naught हो गया, 2 T naught minus 3 T naught है, तो minus T naught is equal to 112 minus 26, तो T naught हो गया, तो T naught की वैल्यू होगी 26, तो C होगा इसका, C बोले थे, कितना कितना बोले थे, C बोले थे, यस, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन सिंपल है। सो रेडिएशन इन जनरल इज नॉट अ वेरी टफ चैप्टर। So with this we finish your kinetic theory of gases and radiation. ठीक है, अगला चैप्टर we will be starting is your this thing, आपका ये वाला चैप्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। I will start with that photoelectric effect. चलो, तो आई थिंक अभी कुछ एक बोर्ड की बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक बार नीचे का दिखा। हाँ देख लो जल्दी से, तब तक मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बोर्ड की बुक से। जल्दी से बताओ। यस आया, ठीक है। तो व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर एमिसिव पावर, Q by A into T। तो E की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर, एरिया में दिया 0.02, इज 0.5 किलो कैलोरी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सर तो E हमें दिया हुआ है 0.5, तो ये किसमें होगा बच्चे, किलो कैलोरी में ही आएगा फिर आपका। अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो चलो मैं यूनिट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये किलो कैलोरी है पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी किलो कैलोरी में ही आएगी ना,
और आपको ये सरफेस एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड के लिए। तो मीटर स्क्वायर सेकंड सेकंड, तो क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.5 इंटू 20 किलो कैलोरी। कितना हो गया ये? आई थिंक आपका 0.2 किलो कैलोरी आ गया। देखो 0.2 किलो कैलोरी आ रहा है। 0.5 इंटू 100 सॉरी इंटू 20 10, तो या 0.2 किलो कैलोरी आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो तो 0.2 किलो कैलोरी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बीन्स लॉ का देखते हैं। चलो टाइम खत्म हो जाए इससे पहले एक बीन्स लॉ का भी देख लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो ए इज सिंपल सा है, फाइंड करके बताओ। यस, तो अभी सॉल्व भी नहीं करने वाला हूँ मैं। ये देखो क्या करना है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी कर देना। ठीक है, लैम्डा एम की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो ए का जब आप निकालोगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4138 केल्विन। आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। ठीक है, बी का जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर ऑलमोस्ट 0.0966 केल्विन। तो दिस इज वेरी क्लोज टू ये क्या एब्सोल्यूट जीरो के आसपास दिख रहा है। मतलब अगर सोचो माइक्रो 3 सेंटीमीटर की कोई वेवलेंथ है, दिस इज एज गुड एज 0 केल्विन। करेक्ट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा 0.0966 केल्विन। तो मतलब अगर आपको 3 सेंटीमीटर की कोई माइक्रोवेव का इंटेंसिटी दिख रहा है तो आप क्या अज्यूम करोगे कि भाई वो सिर्फ 0 केल्विन के आसपास है। तो जो प्लैनेट है वो 0 केल्विन के आसपास ही है। ठीक है, और सी का आंसर आ रहा है 0.966 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो देख लो बच्चों, चेक कर लो आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दिस इज सॉल्यूशन फॉर, दिस इज द आंसर फॉर 10 मीटर। सब एसआई में लिए तो दिस इज। ठीक है, चलो बच्चों, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर योर कौन सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऑन द लिस्ट इज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलो एंड करूँ फिर। किसी का कुछ डाउट है अगर तो पूछ लो, नहीं तो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन।